अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 के। और इसके फर्स्ट पार्ट में हमने 12.7 न्यूमेरिकल्स तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हमारी जो प्रॉब्लम है वो है 12.8। An object 4 centimeter high is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter. Calculate the position and size of the image. Also state the nature of a image. तो यहाँ हमें क्वेश्चन में बताया गया कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट, जिसका साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है और वो प्लेस है मतलब मिरर से कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर दूर फासले पे रखा हुआ है। उसकी फोकल लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर और हमने कैलकुलेट करना है उसकी पोजीशन, इमेज की पोजीशन और उस ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज़, और ये भी बताना है कि उसकी नेचर कैसी है, इमेज की नेचर कैसी है। तो बेटा इस न्यूमेरिकल के डाटा की बात करें तो डाटा में जो चीज़ें गिवन हैं, सबसे पहले तो उस ऑब्जेक्ट की हाइट है जिसको हम h नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने सिंपल h नॉट से रिप्रेजेंट कर देना है कि वो है 4 सेंटीमीटर। उस ऑब्जेक्ट की हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, साथ ही उसका डिस्टेंस दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस से। डिस्टेंस को p से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पिछले क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में भी हमने पढ़ा था कि जो लेंस या मिरर से फासला होता है ऑब्जेक्ट का उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 12 सेंटीमीटर्स। और साथ उसकी फोकल लेंथ दी हुई है कन्वेक्स लेंस की और वो है 8 सेंटीमीटर्स। ओके, हमने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड करनी है जो कि q से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ हमने साइज ऑफ जो है वो इमेज भी हमने फाइंड करना, मतलब दो चीज़ें फाइंड करनी हैं, HI भी हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले Q फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास P और F दोनों मौजूद हैं और हमने जो है वो Q बहुत ही इजीली फाइंड कर लेना है बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। आप लोगों को पता होगा मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला सेम है, लेकिन सिर्फ इनमें साइन कन्वेंशन है। वो हमने जब थ्योरी का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने इसको जो है वो डीपली डिस्कस किया था। तो एज 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने चूँकि q फाइंड करना है तो p जो है इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 1/q यानी कि 1/q इसी तरफ रहने देते हैं और 1/p को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्चुअली 1/f माइनस 1/p। अब आप वैल्यूज़ पुट कर लें। वैल्यूज़ पुट की 1/q, चूँकि हमने फाइंड करना है, q फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू तो अभी फाइंड कर रहे हैं। f की वैल्यू जो है वो गिवन है और वो है 8 सेंटीमीटर्स माइनस 1/p। p की वैल्यू भी गिवन है 12 सेंटीमीटर है। अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम आपके पास आ जाएगा 24। ओके, तो यहाँ 24 को जब 8 पे डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, तो इसका मतलब आपके पास है 3 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। माइनस इसको जब 12 पे डिवाइड करते हैं 24 को तो 2 आएगा, तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर्स। अब आप इसको सॉल्व कर ले तो 1 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर सेंटीमीटर से कट हो जाएगा और ये 1/q इज इक्वल टू 1/24 सेंटीमीटर्स रह जाएगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q आपके पास आ जाएगा, बहुत सिंपल, 24 सेंटीमीटर्स। अच्छा, q फाइंड हो गया, इमेज की पोजीशन हमें पता चल गई है। अब हम बात करते हैं साइज़ ऑफ इमेज की, और साइज़ ऑफ इमेज के लिए हमने फार्मूला, एक रेशो वाला फार्मूला जो है वो डिफ़ाइन किया था, उसी को हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं। आल्सो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट की रेशो जो है वो एक्चुअली q/p के बराबर होती है। और चूँकि हमने HI फाइंड करना है तो h नॉट जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सिंपल हम लिख सकते हैं कि HI इज़ इक्वल टू q/p मल्टीप्लाई बाय
एच नॉट। अब सबकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, तो एच आई आपके पास बेटा आ जाएगा बाय पुटिंग वैल्यूज़। क्यू की वैल्यू भी गिवन है, क्यू पॉजिटिव में है 24 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू भी गिवन है 12 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय एच नॉट की वैल्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो भी दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 द 4 4 3 द 12 और 3 1 द 3 और 3 8 द 24। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज आपके पास 8 सेंटीमीटर्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी नेचर की बात करें तो बेटा 12.9 एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 20 centimeters from a concave lens. The focal length is 15 centimeter. Calculate the position and size of the image. Also state the nature of the image. तो बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली ये भी पिछले ही क्वेश्चन 12.8 की तरह का है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि कन्वेव लेंस यूज़ किया गया। पिछले वाले जो न्यूमेरिकल था उसमें कन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया था। तो बेटा इसके डाटा की बात करें तो डाटा में चूँकि सबसे पहले उन्होंने ऑब्जेक्ट की जो है वो हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है पिछले क्वेश्चन की तरह सेम एज इट इज़। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दी हुई है बेटा 10 सेंटीमीटर्स। अच्छा, उसके बाद उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मतलब कनकेव लेंस से फासला दिया हुआ है और वो है 20 सेंटीमीटर्स। अच्छा, साथ ही फोकल लेंथ दी हुई है कनकेव लेंस की, बेटा फोकल लेंथ जो है वो है 15 सेंटीमीटर्स। लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है, हमने एक साइन कन्वेंशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और जो आपके पास कन्वेक्स लेंस होता है उसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। पिछले टॉपिक में हमने कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ को पॉजिटिव ही लिया था और ये पॉजिटिव ही होती है। लेकिन कनकेव लेंस, ये लेंस और मिरर में फ़र्क याद रखना है। जो मिरर वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और जो मिरर वाला टॉपिक था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, जबकि कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब हम बात कर रहे हैं लेंस की, पहले मिरर की बात की थी, अब लेंसेज की बात करें तो लेंसेज में ये चीज़ उलट हो जाती है, जिसमें जो कनकेव लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ माइनस में होगी और जो कन्वेक्स लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो इसकी फोकल लेंथ हमने एक्चुअली जो है वो -15 सेंटीमीटर कंसीडर करनी है और यहाँ पे मेंशन भी कर देना है फॉर कनकेव लेंस, ठीक। कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ जो है इसकी नेगेटिव। तो ये आपने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी है। अब जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है जैसे कि उन्होंने बताया है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज का लेंस से फार्मूला हमने फाइंड करना है और साथ हमने फाइंड करना है जी हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज की हाइट भी फाइंड करनी है, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से पहले तो क्यों फाइंड करेंगे ना, बाय यूजिंग फार्मूला। जो लेंस फार्मूला है यहाँ पे हम लिखेंगे जी एज वी नाउ के हम जानते हैं कि 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्यू फाइंड करना है तो बेटा 1/p इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, यानी इसी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूँ तो 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जी, पुटिंग वैल्यूज़। जैसे ही वैल्यूज़ पुट की इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, है तो ये बिल्कुल सेम इसी तरीके जैसा। अच्छा, 1/q इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू चूँकि हमने माइनस में लेनी है तो 1/-f सेंटीमीटर। ये माइनस जो है एक्चुअली इसको हम ऊपर भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, साथ है जी -1/p की वैल्यू थी 20 सेंटीमीटर्स, तो बेटा 20 सेंटीमीटर है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम क्या आएगा जी, इनका एलसीएम आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता होगा, बड़ी जो है वो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एमसीक्यू तो आता होगा, ठीक है। इन दोनों को यानी कि वो वाला
जिस न्यूमेरिकल वैल्यू पे दोनों डिवाइड जिसको कर सकते हैं, ठीक है, जो सिंपलेस्ट वैल्यू है वो इनका जो है वो होगा एलसीएम होगा। तो 15 भी 60 को डिवाइड कर लेता है और ये जो 20 है ये भी 60 को डिवाइड कर लेता है, इस वजह से ये 60 इनका एलसीएम। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जी इसको सॉल्व करें तो ये इसका आंसर इसको डिवाइड करने के बाद 4 आएगा। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। -20 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। ठीक है, 1/q इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/q इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐडअप करें तो -7 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर से कट जाएगा और 1/q आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन हमें चूँकि q फाइंड करना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आ जाएगा नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, यानी 60 सेंटीमीटर्स डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा। दोनों को बेटा आप कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से। 60 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो बेटा आपके पास इसका आंसर आ रहा है जी -8.75 सेंटीमीटर्स आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है, जो पोजीशन ऑफ इमेज की आ गई। ठीक है, अब हम इसका दूसरा जो है पोर्शन उसको सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने जो है वो साइज़ ऑफ इमेज फाइंड करना है। HI हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला हम जानते हैं कि साइज़ ऑफ इमेज और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट की जो रेशो होती है वो बराबर होती है Q/P के। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी आल्सो। हम जानते हैं कि साइज़ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है Q/P के। Q/P के बराबर होता है तो Q, ये H0 इधर आके मल्टीप्लाई होगा बेटा HI आपके पास सिंपल आ जाएगा Q/P मल्टीप्लाई बाय H0। अब सबकी फिर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, सबकी वैल्यूज़ पुट कर ली। HI ओवर H0 तो ये था Q/P के और HI जो है वो बराबर हो गया Q/P मल्टीप्लाई बाय H0। अब सबकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं बेटा। वैल्यूज़ पुट की तो HI आपके पास आ जाएगा जी, Q की वैल्यू है माइनस, ये जो है वो साइज़ ऑफ इमेज है, इसके लिए हमने मैग्नीट्यूड ही यूज़ करनी है, तो इसलिए हम वैल्यू Q पॉजिटिव में ही ऐड करें, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, ये इसका साइज़ है और साइज़ माइनस में कभी भी नहीं होता, याद रखना। अच्छा, जो एक्चुअल या फिज़िकल साइज़ किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो कभी भी माइनस में नहीं होता, ना ही टाइम माइनस में होता है। ओके, तो जब ये वैल्यू माइनस में आ भी जाएं, जैसे Q की वैल्यू माइनस में आई थी, तो आपने इसको पॉजिटिव कंसीडर करना है यहाँ पे, चूँकि हम साइज़ फाइंड कर रहे हैं। तो P की वैल्यू जो है वो है 20 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय H0 साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट वो है 10 सेंटीमीटर्स। तो बेटा सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से काटो 1/1, 10/1, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 × 10 और इसको 2 पे ये डिवाइड करते हैं और फिर आप 2 को कैलकुलेटर से इसके ऊपर डिवाइड कर दें तो बेटा हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी, इनको कैलकुलेटर से 8.75 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ गया जी 4.28 सेंटीमीटर। लेकिन जी ये साइज़ ऑफ इमेज आ गया। तो जो साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट था बेटा वो तो 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट का साइज़ 10 सेंटीमीटर, लेकिन जो इमेज का साइज़ आया वो 4.28 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से कम हो गया, रिड्यूस हो गया, डिमिनिश हो गया, कम हो गया, स्मॉलर हो गया। तो मैं अब इसकी नेचर की बात करूं तो नेचर इसकी बहुत ही सिंपल, कि इसकी जो इमेज है वो है वर्चुअल इमेज बनेगी। इमेज ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन में। इमेज इज़ वर्चुअल, इरेक्ट सीधी बनेगी। जो कनकेव लेंस होता है बेटा उससे इमेज इरेक्ट बनती है। और साथ अभी मैंने आपको चीज़ बताई कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ था वो तो था 10 सेंटीमीटर, लेकिन जो इमेज का साइज़ है वो 4.28 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये कम हो गई, तो स्मॉलर इन साइज़ हम लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉलर इन साइज़। अच्छा, तो इसको हम डिमिनिश भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिमिनिश्ड भी।
ये भी लिख सकते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके बेटा, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और ये न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 12.10। 12.10 न्यूमेरिकल है, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज टू बी यूज्ड टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हासिल करने के लिए एक 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस यूज़ किया गया। वर्चुअल इमेज हासिल करनी है बेटा, वर्चुअल, जो कि 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना ज़्यादा हो। वेयर मस्ट द लेंस बी प्लेस्ड, तो लेंस को कितने फासले पे रखना पड़ेगा हमें, लेंस को ऑब्जेक्ट का फासला बताना है, पी फाइन करना है। और इसमें फोकल लेंथ दी हुई है, लेंस है हमारे पास कन्वेक्स लेंस। डाटा की बात करें तो बेटा डाटा में हमें जो चीज़ें दी गई हैं, फोकल लेंथ दी हुई है 6 सेंटीमीटर्स, और उसके बाद क्या है जी कि जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से 3 गुना है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं, ये कंडीशन दी हुई है कि जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 3 गुना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जितनी भी होगी उससे 3 गुना, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय h0। ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, ये वाली चीज़ दी हुई है, गिवन है। या मैं इसको ये वाली चीज़, वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज 3 गुना ज़्यादा है, तो ये चीज़ है, ठीक है। यानी कि एच आई की जगह पे मैं 3h0 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर एच आई 1 सेंटीमीटर होता है तो एच आई जो है वो 3 सेंटीमीटर, ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है। साथ आपने क्या फाइन करना है जी, वेयर मस्ट बी द लेंस प्लेस्ड, यानी कि आपने पी फाइन करना है, जो पी फाइन करना है। तो इसके लिए हम हम इसको ऐसे मैग्नीफिकेशन भी लिख सकते हैं। ये वाली चीज़ मैग्नीफिकेशन के ज़मरे में भी आती है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उससे 3 गुना उसके इमेज का साइज़ है, ठीक है। अच्छा, तो हम जानते हैं ओके स्टूडेंट, इसके लिए हम जानते हैं एक रेशो हमने पढ़ी थी कि क्यू इमेज का साइज़ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज़ बराबर होता है क्यू बाई पी के। हम जानते हैं एज वी नो कि हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है क्यू बाय पी के, ठीक है, क्यू बाई पी के बराबर होता है। तो यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मतलब हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो रेशो है वो 3 है। ये देखिए, अगर ये h0 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाए, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है 3। तो इसका मतलब इन दोनों की रेशो 3 के इक्वल है। तो मैं यहाँ दोनों की रेशो की वैल्यू 3 लिख सकता हूँ। जैसे कि इस इक्वेशन को मैं 1 का नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन को 2 का नाम दे देता हूँ। तो प्लेसिंग इक्वेशन है 1 in 2, पुटिंग इक्वेशन 1 in 2, पुटिंग इक्वेशन 1 in 2। अच्छा, 2 में पुट कर लेते हैं जी, एच आई ओवर एच नॉट इज इक्वल टू 3 है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेता हूँ। बेटा ये आपके पास आ जाएगा क्यू बाई पी इज इक्वल टू एच आई ओवर एच नॉट। एच आई ओवर एच नॉट की जगह पे 3 पुट कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ गया 3। अब क्यू आपके पास आ गया जी 3p, क्यू आपके पास आ गया 3p के इक्वल आ गया, ऐसे ही है। ये p इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, q इज इक्वल टू 3p। ओके, तो बेटा हमने चूँकि अभी क्वेश्चन में लिखा है कि क्वेश्चन में हमें इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज चाहिए। वर्चुअल इमेज के लिए हमें q की वैल्यू जो है वो कन्वेक्स लेंस के लिए बेटा नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो q इज इक्वल टू -3p फॉर यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, फॉर कन्वेक्स लेंस, ठीक है, कन्वेक्स लेंस के लिए।
तो अब हम लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं एज वी नो कि 1/p इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो q की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। q की वैल्यू आपके पास है -3p। इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद 1/f इज इक्वल टू 1/p और ये q की वैल्यू है -3p। तो मैं यहाँ पे इसका जो माइनस है, q का माइनस है, उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो 3p, अब इनका ले लेते हैं एलसीएम। बेटा ये 3p एलसीएम लिया, p से कैंसिल आउट हो गया और आपके पास 3 बचा, माइनस ये 3p 3 से कैंसिल आउट हो गया, ये 1 बचा। ठीक है, अब 1/f इज इक्वल टू 3 - 1 डिवाइडेड बाय दिस आ गया। तो अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। मतलब ये आपके पास है 3 में से 1 जो है वो माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2/3p। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि आप ऐसे करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आपके पास, इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, ये आपके पास 3p इज इक्वल टू 2f। अब f की जो वैल्यू चूँकि हमें दी गई है और वो है 6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ की वैल्यू इस न्यूमेरिकल में 6 सेंटीमीटर दी है, तो मैं वो वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। 2 इंटू एफ बेटा है 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 1 3, 3 टू द 6, तो ये आपके पास आ गया जी 4 सेंटीमीटर। यानी जो आपने फाइंड करना था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, वो है 4 सेंटीमीटर्स। तो p इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स, ये आपके पास आंसर है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 12.11। A ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence 35 degree. Calculate the angle of refraction if the refractive index in the liquid is 1.25. Also calculate the critical angle between liquid and air, मतलब इंटरफेस। यहाँ पे कुछ ऐसे है कि कोई रे लाइट है, रे ऑफ लाइट है और वो इंसिडेंट हो रही है, लिक्विड की सतह के ऊपर टकरा रही है और उसका जो नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है वो 35 डिग्री है। और जब लाइट चूँकि एयर वाली बाउंड्री से या एयर वाली मीडियम से वाटर वाले मीडियम में जाती है तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, जिसकी वजह से उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो पहले से कम हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसे है कि आपको जो चीज़ें दी गई हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, इंसिडेंट एंगल दिया, और आपने फाइंड करना है क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, के डाटा की बात करें तो डाटा में जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले तो इंसिडेंट लाइट जो है वो हमें दी गई, एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट विद नॉर्मल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंसिडेंट एंगल आई इज इक्वल टू 35 डिग्री। साथ उसने लिक्विड और एयर की बाउंड्री का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और ये है 1.25। ठीक है, हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है उनमें सबसे पहले तो रिफ्रैक्टेड एंगल फाइंड करना है जो नॉर्मल के साथ उस लाइट रे ने बनाना है जब वो एयर मीडियम से लिक्विड मीडियम की तरफ जाएगी। ठीक है, तो वो एंगल फाइंड करना है। और दूसरी चीज़ आपने फाइंड करनी है कि क्रिटिकल एंगल थीटा सी आपने फाइंड करना है, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है उस एयर लिक्विड बाउंड्री का। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो हमें स्नेल्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि जो रेशो है इंसिडेंट एंगल की और रिफ्रैक्टेड एंगल की, जो रेशो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होती है स्नेल्स लॉ के मुताबिक। तो n इज़ इक्वल टू, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, n इज़ इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू n। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसकी वैल्यू का हमें पता है। हमें जो चीज़ चाहिए वो है रिफ्रैक्टेड एंगल हमें चाहिए, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। तो हम ऐसे करते हैं जी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो ये आपके पास आ जाएगा जी साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड इज इक्वल टू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी, पुटिंग वैल्यूज
पुटिंग वैल्यूज़, लें जी वैल्यूज़ पुट की आपके पास यहाँ पे साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इज़ इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल जो है वो चूँकि 35 डिग्री दिया हुआ है तो वो पुट कर लेते हैं। जो है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.25 है, उसको भी हम यहाँ पे सिंपली पुट कर लेते हैं। अच्छा अब आपने क्या करना है जी अब आपने सॉरी यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। तो ये जो साइन है एक्चुअली ये वाला साइन इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा और ये सारी की सारी वैल्यू यानी जो इसमें साइन ऑफ 35 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.25 ये सारा इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये सारा जो है वो सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर से साइन इनवर्स लिखें और ब्रैकेट के अंदर साइन 35 मैं साथ साथ पुट कर रहा हूँ, आप भी अपना कैलकुलेटर को यूज़ करें। साइन 35 डिवाइडेड बाय 1.25 और इसकी ब्रैकेट क्लोज करें। ठीक है, और अब इसका ये जो आर्म्स या इक्वल वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ इक्वल टू 27.3 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट अभी रहता है जिसमें हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए भी हम थ्योरी में एक फार्मूला पढ़ चुके हैं आल्सो कि जो क्रिटिकल एंगल होता है थीटा सी वो एक्चुअली 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय एन के इक्वल होता है। या इसको आप सिंपल ये वाली इक्वेशन से हमने इसको फाइंड आउट किया है। ये वाली इक्वेशन से मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, साइन थीटा सी इज़ इक्वल टू 1 बाय एन। इस इक्वेशन से हमने इसको फाइंड आउट किया है कि क्रिटिकल एंगल थीटा सी जो है वो साइन इनवर्स इधर चला जाएगा तो साइन इधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स 1 बाय एन हो जाएगा। ये मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, थीटा सी इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, बहुत ही सिंपल इजी फार्मूला है। एक्चुअली इसमें जो रिफ्रैक्टिव जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना वो बराबर हो जाता है 1 के। इस वजह से आपके पास सिर्फ इंसिडेंट एंगल रह जाता है और वही इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है। यानी कि वो वाला इंसिडेंट एंगल जिस पे रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो 1 के बराबर आ जाए या 90 के बराबर आ जाए, उसकी वैल्यू जो है 1 आ जाए, तो फिर क्रिटिकल एंगल आपके पास वो इंसिडेंट एंगल बन जाता है। तो इसका फार्मूला ये बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैल्यूज़ पुट करके। पुटिंग वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट कर रही हैं जी, थीटा सी इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स इंटू 1 बाय 1.25। चलें जी, अब आपके पास कैलकुलेटर है। साइन इनवर्स इंटू ब्रैकेट लगाएं 1 बाय 1.25 और इस इक्वल का बटन दबाया तो जी आपके पास आंसर आ गया जी। क्रिटिकल एंगल थीटा सी जो है, क्रिटिकल एंगल थीटा सी आपके पास आ गया जी 53.13 डिग्री। तो ये आपके दोनों पॉइंट थे, ये हमने फाइंड आउट कर लिए। दोनों टॉपिक जो आपको क्वेश्चन दिए थे इस प्रॉब्लम में वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम चल रहे हैं जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास? हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 12.12 और ये इसकी मतलब लास्ट प्रॉब्लम है। The power of convex lens is 5D. At what distance the object should be placed from the lens so that its real image is real and 2 times larger image is formed. लीजिए आपके पास डाटा की बात करें तो हमारे पास एक लेंस है कन्वेक्स और उसकी दी हुई है पावर दी हुई है पावर ऑफ लेंस है 5D। ठीक है, साथ उन्होंने बता दिया है कि इसका जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है और बन रहा है ऑब्जेक्ट के साइज से 2 टाइम्स। यानी मैं सिंपल इसकी कंडीशन जो है उसके मुताबिक लिख सकता हूँ कि जो Q है
जो Q है एक्चुअली वो दिया हुआ है कंडीशन में कि Q जो है वो इसकी इसका जो डिस्टेंस है लेंस से जो डिस्टेंस है उसका डबल है, ठीक है, ये उन्होंने बताया हुआ है, दिया हुआ है। तो Q इज इक्वल टू 2P ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये क्वेश्चन में ही हमें मौजूद है, दिया हुआ, मतलब इस तरह का सवाल हमने एक दफ़ा पहले भी एक किया है जिसमें हमें जो है वो हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स थी। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि जो आपके पास Q की वैल्यू है वो P का डबल है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपने जो चीज़ें फाइंड करनी है वो P फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है इस ऑब्जेक्ट का लेंस से, और आपने इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। और तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें फार्मूला जो है वो पावर, चूँकि दी हुए लेंस की पावर और फोकल लेंथ का एक रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है बेटा, वो याद रखना है कि जो फोकल लेंथ होती है और जो पावर होती है लेंस की, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है, फोकल लेंथ और पावर का रिलेशन क्या है लेंस के लिए, ठीक है। और तो ये लेंस की ही पावर होती है। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट करें तो पुटिंग वैल्यूज़ आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। पुटिंग वैल्यूज़ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/5D। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ गया जी। ये चूँकि लेंस इसका जो यूनिट है वो आएगा, अब 0.2, इसको सॉल्व करें 0.2 मीटर आएगा, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादातर लेंस की जो डिस्टेंस को या फिर उसकी फोकल लेंथ या उसका जो इमेज का डिस्टेंस है या इमेज का साइज़ है उसको सेंटीमीटर में लेते हैं, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसको सिंपल हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया जी 20 सेंटीमीटर। तो F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब आप इमेज फार्मूला यहाँ पे लगाएं, लेंस फार्मूला एज वी नो, लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो q की वैल्यू अभी हमने बात की कि कंडीशन में हमें 2p के बराबर दी हुई है, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। वो f की वैल्यू भी हमें पता है। यहाँ पे इस वाले न्यूमेरिकल को हम दूसरे वाले से सेपरेट कर लेते हैं लाइन लगा के। तो f की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20 सेंटीमीटर्स। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जी 1/20 सेंटीमीटर्स बाय पुटिंग वैल्यू। यहाँ मैं छोटा सा पुटिंग वैल्यूज़ भी लिख लेता हूँ। पुटिंग वैल्यूज़ इज इक्वल टू 1/p। p की वैल्यू हमने चूँकि फाइंड करनी है, लेकिन q की कंडीशन दी हुई है कि वो p का डबल है, तो मैं यहाँ पे q की वैल्यू यहाँ लिख सकता हूँ जी 2p, ठीक है। अब इसको हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका एलसीएम बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह आ जाएगा 2p। जब इसका एलसीएम आपके पास आएगा 2p, तो p को p से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 आ गया, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2p को 2 से डिवाइड करने से 2p को 2 पे डिवाइड करने से 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1/20 सेंटीमीटर्स। ओके, अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया जी 3/2p, 3/2p आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 2p इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ गया जी 2p इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर्स। और अगर अकेला p फाइंड करना है तो 60 को डिवाइड कर देंगे आप 2 से। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया आपके पास 30। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि p बराबर है 30 सेंटीमीटर्स। और अगर q फाइंड करना है तो q चूँकि p का डबल है, तो वो भी बड़ा इजी है कि q इज इक्वल टू 2p। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास q आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय p की वैल्यू भी आपने फाइंड की है 30 सेंटीमीटर्स। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 60 सेंटीमीटर। लेकिन जी आपने इस क्वेश्चन में q भी फाइंड कर लिया, p भी फाइंड कर लिया, ये आपके पास p की वैल्यू है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। और उसके बाद बेटा है आपके पास f की वैल्यू, ये वाली f फोकल लेंथ ऑफ लेंस आपने भी फाइंड किया, ठीक है। तो ये वाली सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास है, सारे के इसके जो आंसर हैं इस प्रॉब्लम के वो आपके सामने सॉल्यूशन मौजूद हैं, ठीक है। बड़े सिंपल हैं, लेकिन इनके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है थोड़े से। इस चैप्टर के 12 चैप्टर के न्यूमेरिकल थोड़े लेंथी हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, फिर जाके ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे, ठीक है।